सरोज भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से ममता ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए सरोज दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर ममता ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो उस दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सरोज ममता के पास आई और बोली, बहू मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सरोज का कहना सुनकर ममता मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कोई काम ही नहीं आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के सरोज का मन उदास हो गया। फिर सरोज धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। ममता गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर ममता किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले अचार के साथ। वह चावल एक थाली में परोसकर सरोज के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर ममता घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, फिर भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। सरोज ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकाल कर अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी पकाई और खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। ममता ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती थी। दूसरे दिन सुबह सरोज अपने रूम में बैठी थी, इतने में ही उसका बेटा राजू उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। सरोज बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद राजू गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दें और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। सरोज चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? राजू बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना, जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? सरोज कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर राजू बोला, नहीं माँ वह रूम हम किराए पे नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो वो अच्छे से पता है कि ममता के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सरोज सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए राजू ने जो कहा उस पर सरोज ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अंश था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज ममता और राजू सरोज के साथ कैसा सलूक करते हैं वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सरोज अंश को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अंश भी आते जाते सरोज का हाल चाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। राजू और ममता को सरोज से कुछ लेना देना नहीं था। ममता बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सरोज तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा है, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसे उस घर में रहती थी।
रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उसके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी सरोज को बहुत रोना आता था। सरोज अंश को अपने मन की बातें बताने लगी। उसके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गई तब राजू को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें राजू के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे राजू अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी से उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो राजू पैसे बचने चाहिए इसलिए राजू आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राजू ने उनकी गोलियां बंद कर दी थी। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सरोज बहुत घबरा गई और राजू से कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर राजू बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। सरोज रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। राजू रोने का नाटक करने लगा। ममता तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात का बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज्यादा धक्का लगा सिर्फ सरोज को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सरोज की आंखों में आंसू आ रहे थे और उसके होंठ थर थर कांप रहे थे। सरोज के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती थी, राजू ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद ममता और राजू का व्यवहार बदल गया था। सरोज को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उनका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार अंश उनके पास आया और सरोज को कुछ बातें समझाने लगा। वह बातें सुनकर सरोज की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सरोज ममता और राजू के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सरोज का कहना सुनकर ममता बहुत खुश हो गई। राजू ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में सरोज ने उन दोनों के चेहरे के भाव देखे और बोली, राजू तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है और ममता तुझे भी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और सरोज हंसकर बोली, यह बातें सच्ची है कि वृद्धाश्रम मैं रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राजू और ममता दोनों ही चौंक गए। राजू और ममता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सरोज घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सरोज का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा हो रहा था। सरोज का कहना सुनकर राजू गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। सरोज गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया है। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था।
इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। राजू घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। सरोज ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सरोज अपने रूम में चली गई। राजू और ममता शांत सरोज को जाते हुए देखते ही रह गए। सरोज ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। अंश की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं।